हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर आकाश फिटनेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही सलामत होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घर में। जैसे कि आप लोगों को पता ही अब कोविड फिर से राइज़ पे आ गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और अपने आप को सेफ़ रख रहे होंगे और अपने घर वालों को भी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम कोशिश करते हैं कि वीकली एक हेल्थ के रिलेटेड वीडियो बने। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डायबिटीज़ के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने आपको अपने पापा से भी इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को उससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मैंने सोचा था कि ब्लड प्रेशर पे बनाएंगे, हाइपरटेंशन पे, क्योंकि वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में ही आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में जैसे डायबिटीज़ आ गया, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ये सब एक क्लस्टर ऑफ डिजीज़ हैं जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाते हैं। और इनमें काफ़ी हमारा जो इनमें रोल प्ले करता है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं और हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज है या कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करते हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा आपको बीपी, हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारे इंडिया में डायबिटीज़ के बाद अगर कोई और बीमारी देखी जाती है ज़्यादातर लोगों को तो वो बीपी की ही तकलीफ़ है, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी यंग लोग भी हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायग्नोज ही नहीं होती है। लोगों को बीपी होता है काफ़ी टाइम से और उनको पर पता ही नहीं होता कि हमको बीपी है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बीपी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिम्टम्स इसके होते ही नहीं है। मतलब आपको ये रूटीन चेकअप पे ही डायग्नोज होता है। जैसे कि कोई अपना फुल बॉडी ऐसे चेकअप कराने गया या कोई और प्रॉब्लम के कारण कोई बंदा हॉस्पिटल गया तो उसका जब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि भाई आपको तो हाइपरटेंशन है। क्योंकि मोस्टली इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब होते भी हैं बट ऐसे सिम्टम्स नहीं होते जिसके कारण कि कोई हॉस्पिटल जा रहा है। लोग रादर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर हमारा है जिसको हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो हो गया ना कि जैसे हमारा ब्लड जो हमारी वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर उनके अगेंस्ट, तो उसको नॉर्मल हो गया। अब जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। तो मोस्टली ये दो तरह का होता है। जैसे एक हो गया जो प्राइमरी है और एक हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब हो गया असेंशियल हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं, जिसका कोई कॉज नहीं होता बट इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसमें होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में जैसे आपके रिस्क फैक्टर्स आ गए, जिसमें कि हम दो तरह का बोलते हैं, एक मॉडिफाइबल हो गए, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब क्या हुआ? मॉडिफाइबल का मतलब हो गया जिनको आप बदल सकते हो। जैसे कि आपकी हाई सॉल्ट इनटेक है, आप दिन भर में नमक ज़्यादा खा रहे हो। फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, मतलब मोस्टली आपका जो सारा दिन का काम है या जो भी है वो बैठे बैठे ही होता है, कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर आपका अनहेल्दी ईटिंग स्टाइल है कि आप ज़्यादातर जंक फूड खाते हो या बाहर का खाते हो या वो फूड्स खाते हो जिनमें ट्रांस फैट वगैरह ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, रिफाइंड शुगर ज़्यादा है, वो एक कारण हो गया। तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको आप बदल सकते हो। अगर आप इनको बदलोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आगे वैसे जो कि आप बदल नहीं सकते, जिनमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि उम्र, बढ़ती उम्र है आपकी, तो वो नॉन मॉडिफाइबल है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो बढ़ेगी ही टाइम के साथ साथ। तो वो एक रिस्क फैक्टर आ गया कि एज जो है 60 के ऊपर अगर हो गई तो वो एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है। फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री का मतलब हो गया कि आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, अगर वो ऑलरेडी बीपी या हाइपरटेंशन या शुगर जो भी प्रॉब्लम है उससे सफ़र कर रहे हैं तो आप एक रिस्क कैटेगरी में आ जाते हो, मतलब कि आपको आम लोगों से ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ आपके जेनेटिक्स वगैरह ये सब आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आ गए कि इनमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें तो आप बदलाव ला सकते हो। तो ये तो प्राइमरी हाइपरटेंशन आ गई ना। जैसे कि जिनमें रिस्क फैक्टर्स आपको मैंने बताया कि इनमें क्या होता है, असेंशियल हाइपरटेंशन में पता नहीं होता कि कारण क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इनमें रिस्क फैक्टर्स आ गए। तो रिस्क फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे कि ओबेसिटी आ गई, ठीक है, आपका अल्कोहल कंजम्पशन आ गया, आपका स्मोकिंग आ गया,
फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया, आपकी ईटिंग हैबिट्स आ गई, हाई सॉल्ट इनटेक आ गया। ये सब के सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो मैंने आपको बोली और जो हमारी प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ये मोस्टली 92-3% कॉजेज जो हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो 5 से 10% ही कंट्रीब्यूट करती है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है, हो सकता है कि वो किडनी के रिलेटेड हो सकता है आपका हार्मोन्स के रिलेटेड, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, उसके रिलेटेड हो, तो वो जो है वो कॉज कर सकते हैं, उसके कारण आपको बीपी जो हो सकता है। जैसे कि अगर किडनी की हम बात लें तो उसमें एक बड़ा कॉमन कॉज है जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी हाइपरटेंशन को। आपके कोई हार्मोनल या एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, जैसे कि हम कशिंग सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उसमें आपको होता है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर आपको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एक प्रॉब्लम है, उसके कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये सेकेंडरी हो गया, मतलब कि प्राइमरी हो गया कि जिसमें कि रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसका कॉज आपको नहीं पता। सेकेंडरी में क्या है, हमको कॉज पता है कि आपको कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है आपके हाइपरटेंशन को। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया अब हाइपरटेंशन के बारे में। अब एक नॉर्मल जो हम लेवल बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर का, वो कितना होना चाहिए। जो नॉर्मल लेवल जैसे कि सबको पता है 120/80। अब क्या हमको नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर आपका 120 से नीचे ऊपर वाला है और 80 से नीचे आपका नीचे वाला है तो उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। कई लोगों को लगता है कि हमारा जैसे किसी का ब्लड प्रेशर 110/70 आ रहा है या 110/65 या उसके बीच में आ रहा है, तो लोगों को लगता है भाई हमको कमजोरी होगी, लो बीपी। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नॉर्मल और अच्छा बीपी है। मतलब अगर आपका इस रेंज में बीपी है तो आप बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, 120/80 तो हमारी रेंज आ गई। अगर किसी का 120 to 129 आ रहा है, 130 तक जा रहा है और नीचे वाला 80 के नीचे ही है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्री हाइपरटेंशन वाली कैटेगरी में, मतलब एलिवेटेड है इसका। हम उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, पर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है ब्लड प्रेशर, उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब क्या है, अगर हमारा ऊपर वाला 130 से 140 के बीच में है, मतलब 130 to 139, और नीचे वाला 80 से 89 के बीच में आ रहा है, तो हम उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और फिर हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 140 से 149 तक जा रहा है और नीचे वाला 90 से 99 जा रहा है, तो उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या है, आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, मतलब आपको इलाज की ज़रूरत है। या तो आप मेडिसिन लोगे या आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, कोई अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल में कोई एक्सरसाइज ऐड करो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो वॉक करो। अगर आप वो सब चीज़ें करते हो और आपका कुछ टाइम के अंदर, मतलब 2-3 महीने के अंदर बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, तो आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि आपने उसको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से ही अपने बीपी को कंट्रोल में लाया है। अब कई बार क्या होता है, बीपी क्या है, सडन राइज इन बीपी हो जाएगा। अगर जैसे कि हम रेंज बोल दें, किसी का बीपी आ रहा है भाई 180 ऊपर वाला, 110 नीचे वाला, इसको हम कैटेगराइज करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी आगे 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है इमरजेंसी, एक है अर्जेंसी। अब अर्जेंसी का मतलब है कि आपका बीपी तो इतना आ रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी ने मतलब चेक किया, आपको कोई दिक्कत हो रही है, बीपी चेक किया 180/110 आ रहा है या 110 के भी ऊपर जा रहा है, तो आपको अर्जेंसी, आप हॉस्पिटल जाओगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी। अगर कोई साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, मतलब एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब हो गया जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, अगर इतना बीपी आपका बढ़ गया, उसके कारण आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी, आईज, इनमें कोई डैमेज की संभावना नहीं है, तो इसको हम अर्जेंसी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो बीपी है इसको स्लोली नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स। एकदम रैपिड इसको फॉल नहीं कराते हैं, मतलब स्लोली। दूसरा हो गया आपका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसमें क्या है, देयर आर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, मतलब कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, या अगर इनको कोई खतरा है, जैसे ब्रेन है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट MI वगैरह, मतलब अगर इस तरह का कोई रिस्क फैक्टर या इन ऑर्गन्स को कोई डैमेज हुआ हो, तो उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। और इसमें रैपिडली हमको बीपी को कम कराना पड़ता है, मतलब हम ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकते कि हाई रहे बीपी, क्योंकि अगर जितनी देर वो ज़्यादा रहेगा उतना ही डैमेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकता है कि वो रिवर्स ना किया जा सके।
तो ये तो आगे आपकी क्लासिफिकेशन आ गई होगी हमारे बीपी की। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम बीपी को, किसी को अगर हाइपरटेंशन है? देखो मोस्टली रूटीन चेकअप में ही डायग्नोज होता है लोगों का, और मैं बताता हूँ 45% जो लोग हैं वो अनडायग्नोज्ड ही होते हैं, और तभी इसको साइलेंट किलर बोला जाता है हमारे हाइपरटेंशन को। तो इसके के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं हर एक को बोलता हूँ जो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, अगर आप 30s में आ गए हो, अपने 30 के ऊपर हो, मेरे ख्याल में तो 25 के भी अगर आप ऊपर हो, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार अपना बीपी चेक करवाओ। चाहे घर पे ही करो, जो कि आपके वो आते हैं ऑटोमेटिक वाली मशीन, या आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, या आजकल तो काफ़ी लोग चेक कर ही लेते हैं बीपी। तो आप अपना 6 महीने में एक बार बीपी चेक करवाओ और देख लो, अगर आपका नॉर्मल रेंज में है देन यू हैव नथिंग टू वरी, और आपको कोई वैसा रिस्क फैक्टर भी नहीं है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप स्मोक नहीं करते हो, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हो, आप ज़्यादा ओबीस नहीं हो, आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हो, तो देन यू आर गुड टू गो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार अपना बीपी चेक करवाने की। हाँ, अब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है, घर में मम्मी पापा हैं, दादा दादी, उन सबको हैं, और आपको उन रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में भी आते हो, और आपको तो अपना रूटीन बीपी चेकअप करवाते रहना चाहिए। मतलब अगर आप, क्योंकि आपके घर में अब जैसे आपके मदर फादर होंगे तो उन्होंने ऑब्वियसली वो मशीन रखी होगी, तो आप भी अपना 2-3 हफ्ते में एक बार बीपी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि आप किस तरह से इसको डायग्नोस होगा। अब डायग्नोसिस में भी ये होता है कि अगर आप सपोज डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपने बीपी चेक किया तो एक रीडिंग आपकी ज़्यादा आ गई, तो ऐसा नहीं है कि उस एक रीडिंग के ही बेसिस पे आपको हाइपरटेंसिव बोल दिया जाएगा कि वो ज़्यादा आ गई, आपकी 140/90 आ गई तो आप हाइपरटेंसिव हो। एटलीस्ट 3 रीडिंग्स होनी चाहिए रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब हो गया कि कोई आया एकदम, ये नहीं कि चलता हुआ आया तो उसका बीपी चेक कर दो, उसको बैठना है 5-10 मिनट, नॉर्मल उसकी हार्ट रेट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, रेस्ट हो जाए एकदम, और अपना बीपी चेक कराने से पहले कोई चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, कोई स्मोक नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि ये सब बीपी बढ़ाएंगी। तो आप नॉर्मल अपने आए, रेस्टिंग, आपने बीपी चेक कराया, 3 रीडिंग्स उसकी ज़्यादा आनी चाहिए ऑन 2 डिफरेंट विजिट्स। मतलब आप पहली बार गए, 3 बार रीडिंग आपकी ली हैं जो कि ज़्यादा आई हैं, फिर आपको शायद हफ्ते बाद फिर से बुलाया जाएगा या 10 दिन बाद, फिर अगेन अगर 3 आपकी ज़्यादा आ गई हैं तो देन आपको हाइपरटेंसिव डायग्नोसिस दिया जाएगा, और आपको जो भी आपकी ट्रीटमेंट होगी या प्रिवेंशन जो भी है आपकी, वो स्टार्ट की जा सकती है। एक ही रीडिंग पे हाइपरटेंशन डायग्नोज नहीं होता कि भाई आपको सिर दर्द हुआ या कुछ हुआ, आपने चेक करवाया तो आपका बीपी थोड़ा ज़्यादा आ गया तो आप हाइपरटेंसिव हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 3 रीडिंग्स होनी चाहिए 2 डिफरेंट ओकेजन पे, और रेस्टिंग। और बीपी भी जो चेक करना है उसको बड़ा सही तरीके से करना है। ऐसे नहीं करना आपने कि आप एक्सरसाइज करके आ रहे हो या चलते फिरते आ रहे हो, यानी किसी से भी अनप्रोफेशनल से आप चेक करवा लो, सही तरीके से उसको चेक कराओ, जिस तरह से उसका एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। और कुछ आप इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि अगर आप या तो आपको बीपी है या आपको रिस्क है तो आप क्या करवा सकते हो इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि हो गई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हैं, आप अपना यूरिन एनालिसिस करा सकते हो प्रोटीन के लिए, आप अपने लिपिड प्रोफाइल देखो अगर वो नॉर्मल है, कंट्रोल में है, आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो, आपका चेस्ट एक्सरे है, और अगर आप काफ़ी टाइम से आपको बीपी की दिक्कत चल रही है तो आप एक ईसीजी भी करवा सकते हो देखने के लिए कि कोई ऐसी हार्ट में कोई चेंजेस बीपी के कारण कोई चेंजेस तो नहीं आ गई। जैसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो कि ब्लड को पुश करता है थ्रू आउट द बॉडी, वो कहीं एनलार्ज तो नहीं हो गया, उसके मसल्स जो हैं वो थिकनिंग तो नहीं हो गई। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बट ये आपको एक खुद अपने से नहीं करवानी, अनलेस एंड अनटिल आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करेगा तभी आपको करानी है। मेरा मेन पर्पस आपको बताने का था कि बीपी क्या है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके में रिस्क फैक्टर्स हैं वैसे कि आपको हो सकता है, अभी आपको हुआ नहीं है वो आपको हो सकता है, तो आप बिल्कुल इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे रिवर्सिंग में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारी, एक तो आ गई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो कि होगी हमारी एक्सरसाइज, जिसमें कि आपकी एरोबिक एक्सरसाइज आ गई कि आपने ब्रिस्क वॉक करनी है 30 मिनट्स अ डे। आप बिल्कुल कीजिए, हफ्ते में 5 से 6 दिन आप 30 मिनट्स अगर ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके बीपी को कंट्रोल में लाने के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, जैसे कि हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है आपके बीपी को कंट्रोल करने में। बीपी को क्या, बीपी मल्टीपल आपकी ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, उन सबको कंट्रोल करने में ये सब है। और आगे तीसरा मेन फैक्टर आपकी डाइट। अब डाइट में क्या है, जो कि रिकमेंडेशन में होती है उसको बोलते हैं हम डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसको डैश डाइट बोलते हैं। इसमें क्या आता है कि आपको अपनी डाइट जो है इसमें से मेनली ट्रांस फैट जो हैं और टू द एक्सटेंट सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उनको थोड़ा निकालना है। अब और आपको रिफाइंड शुगर जो हैं इनको निकालना है अपनी डाइट में से।
आपको फ्रूट्स को ऐड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करना है, होल ग्रेन्स जैसे कि अपना ओट्स हो गया, फिर होल व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, बकव्हीट हो गया। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इनकी सर्विंग्स आपने ऐड करनी है। मेन चीज़ें जो आपको अपनी डाइट से निकालनी है या रिस्ट्रिक्ट करनी है, टोटल तो नहीं निकाल सकते बट रिस्ट्रिक्ट है, उसमें आ गया आपका रिफाइंड शुगर्स हो गई, सिंपल शुगर्स हैं, ट्रांस फैट हो गया। ट्रांस फैट मेनली आपको मिलेगा जो आपके ये आप फास्ट फूड बाहर खाते हैं जो कि फ्राइड है, डीप फ्राइड चीज़ें हैं जिनमें जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम उसको रीहीट करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका ट्रांस फैट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और आपके ये जो आप बेकरी के आइटम्स खाते हैं या पिज़्ज़ाज हो गए, पाइज़ हो गई, फिर बर्गर्स हो गए, ये सब जो हैं दे आर हाई इन ट्रांस फैट। और जो आप आइसक्रीम्स खा रहे हो, ये सब खा रहे हो तो इनमें शुगर्स भी हैं, फैट्स भी हैं, तो ये सब जो है ये आपको लिमिट करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप बंद कर दो, आप खाओ, बट यू हैव टू लिमिट देम कि आप महीने में 1 या 2 बार खा रहे हो तो दैट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ ओके। बट अगर आप डेली या हर दूसरे तीसरे दिन ये सब खाओगे देन दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। और आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करनी है, अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, उनकी सर्विंग्स ऐड करनी है। फिर आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं, 3 to 4 सर्विंग्स आप फ्रूट्स की ले सकते हो। होल ग्रेन्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया। गुड फैट्स आप ऐड करो, गुड फैट्स में आपके आगे जैसे कि एवोकाडोज आ गए, ऑलिव ऑयल है, आपका कनोला ऑयल है, ये दे आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। आगे आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो, हाँ उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं बट कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड आप उसकी भी कुछ क्वांटिटी अपने डाइट में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स का भी अपना एक रोल होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, बट एक लिमिट में आप उनको ऐड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बता ही दी कि आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, और इन सारी चीज़ों से क्या है आप बीपी से एक स्टेप अहेड रह सकते हैं। यही सब है ब्लड प्रेशर के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एक तो अपना रूटीनली चेक करवाइए अगर आप रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार कराएं। अगर आप नॉर्मल हैं तो देन यू हैव नथिंग टू वरी। सेकेंड चीज़ है कि अपने डाइट को क्लीन कीजिए। अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आप मेडिटेशन ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी चीज़ आपकी एंग्जाइटी स्ट्रेस को कम करेगी। और आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ऐड कीजिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड कीजिए, वॉक ऐड कीजिए, ब्रिस्क वॉक ही कीजिए एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। अगर आप करेंगे दैट इज़ अनफ। बाकी अगर आप जिम जा सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल कीजिए। तो यही थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे, कुछ नॉलेज मिली हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को देखिए। और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं मुझे कि आप किस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई पर्सनलाइज अपने लिए डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं या कोई एक्सरसाइज रूटीन या आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको जिसके लिए आपको कोई सोल्यूशन या सजेशन चाहिए, तो बिल्कुल आप मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।